हेलो दोस्तों, मेरा नाम डीरेश्वर प्रसाद साहू है और आज मैं आप लोगों के लिए धान के जो प्रमुख कीट है उसको लेकर के आया हूं। तो कैसे उसको पहचानते हैं, कैसे उसका नियंत्रण करते हैं और वो जो कीट है वो कैसे हानि पहुंचाता है, इसके बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक के बने रहिए। और जो आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो को जिस तरीके से प्यार दिया है, प्यार जताया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट्स किया है, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक के देखते रहिए। तो क्या होता है धान के प्रमुख कीट, तो इसमें मुख्यतः मैं आप लोगों को आज गंधी बग के बारे में बताऊँगा। तो गंधी बग होता क्या है? तो गंधी बग विशेष प्रकार का कीट होता है जो कि विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जिसकी वजह से उसको गंधी बग कहा जाता है। जो गंधी बग है वो उसके जो शिशु है, जो निम्फ है और जो वयस्क है, एडल्ट है, ये दोनों ही हानि पहुंचाती है। निम्फ क्या करता है? पौधे के जो पत्तियों के और जो टहनियाँ, जो तना और अन्य भागों से रस चूस करके पौधे को हानि पहुंचाता है। जबकि वहीं पर जो उसका वयस्क है वो क्या करता है? बालियों को हानि पहुंचा देता है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके जीवन चक्र के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि क्या होता है गंधी बग का जीवन चक्र। तो ये सबसे पहले क्या करता है, जो खेत के मेड़ में जो घास रहता है या फिर घास फूस रहता है, उसमें ये क्या करता है? अपने अंडे देती है। या फिर पौधे के जो पत्ते के जो ऊपरी सतह होती है उसमें अंडे देती है। ऊपरी सतह में अंडे देती है, ये कतार में अंडे देती है। और क्या करती है, कुछ दिनों बाद ये अंडे फूट जाती है। फूटने के बाद इसमें से शिशु निकलता है, निम्फ निकलता है। तो करता क्या है? निम्फ निकलता है तो पत्तियों का रस चूसता है, पौधे के अन्य भागों से रस चूसता है, जैसे कि तने हो गए या फिर पत्तियों के रस को चूस करके वो अपना जीवन यापन करता है। उसके बाद 14 से 20 दिनों में जो निम्फ रहता है वो क्या करता है? प्रौढ़ में बदल जाता है, वयस्क में बदल जाता है। इसका जो मुखांग रहता है वो कैसा रहता है? चुभाने और चूसने वाले रहते हैं। तो ये क्या करता है, जब बालियों में दूध भराने का टाइम रहता है उस टाइम बालियों में जो दूध रहता है उसको चूस लेता है, जिससे बालियाँ के जो दाने हैं वो बदरंग कलर के हो जाते हैं, बदरंगे हो जाते हैं, मतलब कलर उसका अलग हो जाता है। और जहाँ पर अपने मुखांग को अंदर डाल करके जो रस को चूसा रहता है या फिर दूध को चूसा रहता है, वहाँ पर क्या हो जाता है? वो भूरा कलर, सबसे पहले काला होता है, फिर भूरा कलर का हो जाता है और वो दाना बदरंगा हो जाता है। पूरे बालियों में वो दाने अलग से दिखाई देने लग जाते हैं। ये थोड़ा बहुत प्रकोप हो रहता है तो चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही चलाना है। इसका मतलब ये है कि पूरे धान में यदि अत्यधिक मात्रा में गंधी बग दिखाई देने लगे तो हम लोगों को नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो उसका नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले तो मेड़ में जो खरपतवार है, घास है, उसको साफ़ करके रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि उसमें ही वो अपना जीवन यापन करेगा। और एक बात और बता दूं, जो यदि धान का फसल कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, जो प्रौढ़ रहते हैं, जो वयस्क रहते हैं, वो क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जबकि शिशु मर जाते हैं। जो और बचे रहते हैं शिशु वो मर जाते हैं, लेकिन जो प्रौढ़ रहता है वो निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। और जो मेड़ के जो घास वगैरह रहते हैं उसमें वो रहता है। और वर्षा ऋतु जैसे ही आया तो अनुकूल परिस्थिति मिली, उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है। या फिर वो घास में अपना घास के ऊपरी सिरे पर अंडे देगी, या फिर वो जो नर्सरी प्लांट है उसके जो पौधे हैं उसके पत्तियों के ऊपरी सिरे में अंडे देती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? जो घास फूस को तो आप लोग साफ करोगे, उसके बाद जो नर्सरी है उसमें से जो पौधे हम लोग निकाल करके मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, तो जो वो नर्सरी से पौधे निकाले हैं उसके पौधे के ऊपरी हिस्से को, जो ऊपरी हिस्से की जो पत्तियां हैं उसको 4 से 5 सेंटीमीटर हम लोगों को काट देनी चाहिए। काट के उसको अलग कर देनी चाहिए। अलग करके ही उसको प्लांट को ट्रांसप्लांटिंग या रोपाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो गंधी बग है वो धान के पौधे के पत्तियों की ऊपरी सतह में अंडे देती है। यदि हम लोग उसको काट करके अलग कर दिए और पौधे को रोपाई कर दिए तो क्या होगा? अंडे को हम लोग रोक सकते हैं। अंडे को मेन फील्ड में जाने से हम लोग रोक देंगे, तो उससे जो शिशु निकलेगा वो भी नहीं निकलेगा। गंधी बग का जो प्रकोप रहता है उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि बहुत मात्रा में हो गया तो इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे? केमिकल कंट्रोल में हम लोग जा सकते हैं। जहाँ तक हो सके केमिकल कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो आप लोग करोगे क्या? केमिकल कंट्रोल तो करना ही पड़ जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों को कार्बारिल 10% डस्ट रहता है, उसको आप लोगों को क्या करना चाहिए? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूरकाव कर देना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब भूरकाव कर देने चाहिए, आपको तो बोल रहा हूँ। उसको कब करना चाहिए? याद रखने वाली बात यह है कि यदि फ्लावरिंग स्टेज है तो उस टाइम फ्लावरिंग स्टेज में आप लोगों को स्प्रे या फिर कुछ भी डस्टिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज में परागण की प्रक्रिया होती है।
परागण की प्रक्रिया होती है तो जो फायदेमंद जो कीट है, जो परागण का कार्य करता है, वो भी क्या होगा, खत्म होने का डर रहता है। यदि नीम का तेल आप लोगों के पास उपलब्ध है, नीम का तेल आप लोगों के पास उपलब्ध है, तो क्या करना है, नीम के तेल को 200 लीटर पानी में 400 ml घोलना है। घोलने के बाद उसको प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देना चाहिए। इससे भी गंधी बग को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये तो हो गया आप लोगों को गंधी बग के बारे में, आप लोगों को पूरी जानकारी तो दे चुका हूँ। और इसी तरह अगले वीडियो में कुछ धान के प्रमुख कीटों को लेकर के फिर आऊँगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।